हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ सतीश चंद्र। मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने दो लेक्चर ख़त्म किए हैं आरसीसी के, आज हम थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ आरसीसी ही चल रहा है अभी हमारा। इसमें जैसा हमने कहा था कि कुछ न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, एक दो न्यूमेरिकल आ जाते हैं आपके, जो कि नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। और आज हम कोशिश करेंगे या तो इसी वाले लेक्चर में या नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करें, जो कि हमारा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये जो लेक्चर है अभी अगर आपको बेसिक समझ में आ गया, एनालिसिस समझ में आ गया, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे जो कि सिंगली और डबली रीइंफोर्स बीम या फिर फ्लेंज बीम इनमें से किसी से भी आता है। तो ठीक है, तो जुड़े रहिए। थैंक यू। तो अभी हम पढ़ेंगे नॉमिनल कवर के बारे में। नॉमिनल कवर क्या होता है, नॉमिनल कवर, क्लियर कवर, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक हमारा बीम का सेक्शन है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर बीम का सेक्शन है ये हमारा। ये इसमें रीइंफोर्समेंट है जो कि टेंसाइल जोन में है। AST से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। इस बीम की जो ओवरऑल डेप्थ है, जो टॉप मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर से लेकर बॉटम मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर तक है, इसको हम ओवरऑल डेप्थ कहते हैं। मैं मानता हूँ ये कैपिटल D के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लियर कवर है, क्लियर कवर और नॉमिनल कवर, बेसिकली ये दो चीज़ें आती हैं। नॉमिनल कवर का मतलब हो गया, ये देखिए यहाँ से अगर मैं सेंटर से लूँ, इसका कुछ ना कुछ CG होगा रीइंफोर्समेंट्स का। यहाँ से सेंटर में मान लेता हूँ उसका CG यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है स्मॉल d के बराबर होती है। स्मॉल d इज इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। हमारा जो भी एनालिसिस डिज़ाइन रहता है उसमें इफेक्टिव डेप्थ ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यही इसी के बेसिस पे हम लोग बीम का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, और ये मैं मान लेता हूँ कुछ B है। B इज कैपिटल विड्थ ऑफ बीम। ठीक है, इस बॉटम मोस्ट पार्ट से लेके यहाँ तक की ये वाली जो डिस्टेंस है, ये D डैश से मैं दिखा रहा हूँ, ये होती इफेक्टिव कवर। ठीक है, ये होती इफेक्टिव कवर के बराबर। गाइस इसमें जो नॉमिनल कवर या क्लियर कवर जो होता है ना, अगर मैं इस पार्ट को जूम करके अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊं, मैं इस पार्ट को जूम कर रहा हूँ, देखिए इस पार्ट को। ठीक है, इस पार्ट को मैं जूम करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये तीन हमारी रीइंफोर्समेंट थी जो कि टेंसाइल जोन में लाई कर रही थी। ठीक है, तो क्लियर डिस्टेंस, इट इज द क्लियर डिस्टेंस। ओके, क्लियर डिस्टेंस मीन्स जो बॉटम मोस्ट फाइबर है यहाँ से लेके ये वाली जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे नॉमिनल कवर या क्लियर कवर। बेसिकली होता क्या है कि टेंशन जोन में हमने रीइंफोर्समेंट तो प्रोवाइड कर दिया है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट्स। अब हमारी जो शेयर रीइंफोर्समेंट्स भी आती हैं, तो जो क्लियर कवर होता है या नॉमिनल कवर होता है, ये होता है हमारा जो स्टीरअप जो होता है, स्टीरअप को भी हटा के जो डिस्टेंस बचती है वो वाली डिस्टेंस होती है ये। हम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा मान लेते हैं कि चलो ठीक है कि लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है, बट लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के साथ साथ हमारी क्या होती है, शेयर रीइंफोर्समेंट्स भी होती है, जो कि हमारे वर्टिकल फॉर्म में होती हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स की फॉर्म में। तो जो क्लियर कवर जो आएगा बेसिकली, वो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के साथ में हमारे स्टिरप्स भी होते हैं। स्टिरअप एज पर डिज़ाइन होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 8 का 10 का। ये अभी फिलहाल मैं 2 लेग स्टिरअप आपको दिखा रहा हूँ।
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी 2 रीइंफोर्समेंट होती है मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो क्लियर डिस्टेंस हो जाती है, क्लियर कवर हो जाती है बॉटम मोस्ट फाइबर से लेके ये जो स्टीरअप है, स्टीरअप का जो आउटर सरफेस आएगा, आउटर फेस आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस होती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमारा हमने देखा कि जो स्मॉल डी है, जो कैपिटल डी है वो क्या है, ओवरऑल डेप्थ है। स्मॉल डी है ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ है, और जो स्मॉल डी डैश है वो हमारा इफेक्टिव कवर है। हम जब एनालिसिस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें हमारा कोई हेल्प करेगा। आप देख रहे हैं इसमें जो ओवरऑल डेप्थ है, ये ओवरऑल डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसके बराबर है, हमारी इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर के बराबर है। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है गैस, मैं इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ उसको। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब हम एक बार बात कर लेते हैं हमारी क्रीप के बारे में बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्रीप होता क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्रीप, सबसे पहले क्रीप क्या होता है? क्रीप एक ऐसा इफेक्ट होता है जो कि हमारा स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या है, एक कंटिन्यूअस लोडिंग हो गई, डेड लोड जैसे हो गया, डेड लोड तो उससे अटैच्ड हो गए। क्रीप भी ऐसा ही एक लोड है, कंटिन्यूअस इफेक्ट होता है जो कि लोडिंग की वजह से आता है। ठीक है, डेड लोड्स की वजह से आता है। काफ़ी समय बाद, काफ़ी समय तक वो लोड एक ही जगह पे सस्टेन्ड है। ठीक है, जिस तरीके से बीम हो गई या स्लैब हो गई, एक ही पॉइंट पे सस्टेन्ड है वो लोड वहाँ से नहीं हट रहा है उसके थ्रू आउट, उसका जो भी लाइफ स्पैन है स्ट्रक्चर का, उस लाइफ स्पैन के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें स्ट्रक्चर में धीरे धीरे डिफॉर्मेशंस आती हैं। ठीक है, काफ़ी माइन्यूट लेवल पे होती हैं, लेकिन वो डिफॉर्मेशंस कंटिन्यूअस होती हैं और कंटिन्यूअस आती हैं। तो इस इफेक्ट को बेसिकली क्रीप कहते हैं। और क्रीप को एक बार जो न्यूमेरिकली किस तरीके से डिफाइन किया गया है, जो उसकी डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, when concrete is subjected to sustained loading for long term, बेसिकली लोडिंग कैसी होगी, कॉम्प्रेसिव लोडिंग होगी। कॉम्प्रेसिव लोडिंग, its deformations
keeps on increasing without being increasing of load. This effect is known as क्रीप इफेक्ट। ठीक है, तो हमने क्रीप को कैसे डिफाइन किया? व्हेन कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू सस्टेन लोडिंग, जब कंक्रीट के ऊपर सस्टेन लोडिंग आ रही है फॉर द लॉन्ग टर्म, कंप्रेसिव लोडिंग के टर्म में, कंप्रेसिव लोड्स के टर्म में, इट्स डिफॉर्मेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, वो क्या है, डिफॉर्म होता रहता है विदाउट बीइंग इंक्रीजिंग द लोड। लोड ना भी बढ़े तो भी क्या होती है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशंस आती रहती हैं। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, हम क्रीप इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बेसिकली अब कोफिशिएंट ऑफ क्रीप के बारे में हम देखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ क्रीप को हम किससे डिफाइन करते हैं? थीटा से। ठीक है गाइस, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, होप नोट कर लिया होगा आपने। जो कोफिशिएंट ऑफ क्रीप होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ultimate creep strain to the elastic creep strain। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन क्या होगा, जो कि इनइलास्टिक या प्लास्टिक स्ट्रेन होगा। तो इनइलास्टिक या प्लास्टिक स्ट्रेन टू द इलास्टिक स्ट्रेन जो होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्रीप कहेंगे इसके रेशियो को। ठीक है, ultimate creep strain which can also be known as inelastic या plastic strain to the elastic strain। इसके लिए एक टेबल भी है, टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू और एज ऑफ लोडिंग। यहाँ पे एज ऑफ लोडिंग, एज ऑफ लोडिंग हमारी रहेगी 7 days, 28 days एंड 1 year। ओके, एंड 1 year। इसमें कौन कौन सी वैल्यू आती है, कितनी कितनी रहती है, जो देखेंगे आप देखेंगे कि जो कम टाइम के लिए जो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू है ना, वो ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हमारा एज ऑफ लोडिंग इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो ये क्वेश्चन में पूछ लेता है 2.2, 1.6 एंड 1.1।
7 डेज पे क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है 2.2। 28 डेज पे क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है 1.6। 1 ईयर में क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है 1.1। जैसे जैसे एज ऑफ लोडिंग बढ़ रही है वैसे वैसे क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस टर्म में डेफिनेशन के टर्म में भी पूछ लेता है, इफ एज ऑफ लोडिंग इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ क्रीप कोफिशिएंट डिक्रीजेस इंक्रीजेस। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेता है, तो एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये 1.1 है। ठीक है, 1 ईयर के लिए कितना है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, 1.1 1 ईयर के लिए। ठीक है गाइस, मैं रेज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। यहाँ से हमने यंग मॉडुलस की वैल्यू पढ़ी थी। यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है 5000 अंडर रूट एफ सी के होती है। ये एज पर 2000 है। ठीक है, पहले कितनी होती थी अंडर रूट एफ सी के होती थी। ठीक है, तो अभी हमारी क्या है, अभी हमारे को यही लेना है, ये वैल्यू लेनी है 5000 अंडर रूट एफ सी के। ठीक है, और एक ई डैश होता है, ई डैश की वैल्यू कितनी आएगी 5000 अंडर रूट एफ सी के अपॉन 1 प्लस थीटा। ये वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द टोटल स्ट्रेन। टोटल स्ट्रेन में क्या आएगा हमारा, इलास्टिक स्ट्रेन और प्लास्टिक स्ट्रेन या इन इलास्टिक स्ट्रेन दोनों ही आ जाएंगे। स्ट्रेस अपॉन में इलास्टिक प्लस इन इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर कभी न्यूमेरिकल दे देता है छोटा मोटा, तो देख लीजिए। क्रीप को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, क्रीप को रिड्यूस कर सकते हैं या तो एज ऑफ लोडिंग को हम क्या करें, घटा दें कि बढ़ा दें, एज ऑफ लोडिंग को हम डिले कर दें। ठीक है, देखिए 2-3 पॉइंट नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ लोड, कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, या तो हम क्रीप का इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं जो उस पर एप्लीकेशन ऑफ लोड है उसको थोड़ा डिले करके, या फिर इट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द ग्रेड ऑफ कंक्रीट।
हमने देखा था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा था, क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। तो वही है, ये वही पॉइंट है, ये है कि हम जैसा ग्रेड बढ़ाएंगे तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा क्रीप पे। और नोट कर लीजिए। ठीक है गाइस, हम न्यूमेरिकल करेंगे। जो हमने पिछले लेक्चर में जो भी टॉपिक किए हैं उनके कुछ न्यूमेरिकल बाकी थे, जैसा हमने डिस्कस किया था। तो फर्दर हम न्यूमेरिकल लेते हैं 2-3, उसको देखते हैं। ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ गाइस। देखिए, what will be the mean strength of concrete if percentage definition is 10%, the testing is done for M30 concrete under good supervision। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सोचिए। जो हमारा नॉर्मली जो रिजल्ट होता है, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, वो 5% के लिए होती है। ठीक है, 5%। वो बेसिकली डेफिनेशन ये कहती है हमारी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज अ स्ट्रेंथ बिलो विच 5%, नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब 5% से ज़्यादा ऐसे रिजल्ट नहीं होने चाहिए जो कि फेल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 10% ले रहा है, जो परसेंटेज डेफिनेशन है 10% ले रहा है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में बेसिकली 5% के लिए, 10% के लिए और 50% के लिए के नॉट की वैल्यू डिफाइन करी थी। 5% के लिए कितनी होती थी, 1.65। 50% के लिए कितनी होती थी, 0। 10% के लिए कितनी होती थी, 1.29, है ना। तो परसेंटेज डेफिनेशन दी हुई है 10%, तो यहाँ पे के नॉट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.29। हमारा बेसिक जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, बट विल बी दी मीन स्ट्रेंथ। मीन स्ट्रेंथ ही पूछिए, एफ सी के प्लस के नॉट इंटू में स्टैंडर्ड एविएशन। ठीक है, एफ सी के क्या आएगा हमारा, एफ सी के हमारा 30 दिया हुआ है, के नॉट क्या आएगा
के नॉट की वैल्यू 10% डेफिनेशन के लिए 1.29 होगी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी होगी हमारी M30 ग्रेड के लिए। M30 ग्रेड के लिए हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो 5 होती है ना। जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन हमने क्या क्या लिया था, हमने लिया था स्टैंडर्ड डेविएशन M10 M15 के लिए, M20 M25 के लिए, M30 और M40 के लिए। इन तीनों के लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन को कितना कितना लिया था हमने, 3.5 लिया था, 4 लिया था और 5 लिया था। ठीक है, तो हमारी जो ग्रेड दी M30 दी, M30 के कॉरस्पॉन्डेंट जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी वो 5 होगी। ठीक है, और जो हमारी के नॉट की वैल्यू है 10% डेफिनेशन थी, वहीं अगर ये 5% डेफिनेशन देता, ऐसा बोलता कि 5% की टेस्ट रिजल्ट आया एक्सपेक्टेड टू फॉल है, तो हम वहाँ पे क्या लेते हैं 1.65 लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करके हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए। बेसिकली हम 60 तक के लिए थे। मैंने गाइस आपको पूछा था कि 170 क्यूबिक मीटर के लिए कितने हमारे को जो सैंपल है वो रिक्वायर्ड होंगे। देखिए 170 के लिए हमारे को कितने सैंपल रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले हमारे को 50 के लिए 4 हो गए। ठीक है, या मैं डायरेक्टली 51 ले रहा हूँ, 51 क्यूबिक मीटर, 4 + 1 हो गए इसके लिए। ठीक है, 51 से लेके जाएगा 100 तक। 100 के बाद क्या हुआ, 101 से लेके 150 तक एक सेट आ जाएगा इसमें। 151 से लेके 170 तक एक सेट और आ जाएगा। टोटल कितने सेट हो जाएंगे, 6 सैंपल्स हो जाएंगे। ठीक है, सेवन हो जाएंगे, 5 है, 5 + 2 7। सॉरी, गाइस इसको ऐसे लीजिएगा। देखिए 51 के लिए तो हमारे 5 फिक्स हो गए। ठीक है, अब टोटल क्वांटिटी में से आप एक काम कीजिएगा, टोटल क्वांटिटी में से 51 माइनस कीजिए, कितना बच रहा है, 119 क्यूबिक मीटर बच रहा है। ठीक है, 119 के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए एवरी 50 क्यूबिक मीटर के लिए हम 1 सेट कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो 119 कैसे आएगा, 50 + 50 + 19। ठीक है, तो 1 2 3 इसमें हम क्या करेंगे, 3 और ऐड करेंगे, तो टोटल हमारे 8 हो जाएंगे। ठीक है, 7 ना हो गए, 8 हो जाएंगे, 8 सैंपल्स करेक्ट। ठीक है, ठीक है गाइस, एक नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं हम इस पे, वैलिडेशन ऑफ टेस्ट क्यूब सैंपल पे। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको।
क्वेश्चन है, एट अ साइट construction of a foundation is taking place. Foundation taking place. (28 cubic meter of concrete was made. Test result of 3 samples is given below. किस तरीके से दिया हुआ है? सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, तीन सैंपल हैं जिसमें हर एक में 3 स्पेसिमेन होंगे। ठीक है, इनकी जो वैल्यूज है वो ये है 32, 24, 32, 28 and 29, 29, 32। इसमें जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो हमारी है M25 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, चेक फॉर वैलिडेशन ऑफ क्यूब सैंपल्स। इनके लिए चेक लगाना है हमारे को कि ये हमारे वैलिड सैंपल्स हैं कि नहीं है। एक बार देख लीजिए, ये जितनी भी स्ट्रेंथ है किसमें, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हमारा ये क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करना है। हम क्या करेंगे, पहले हमारे को पहला क्राइटेरिया होता है कि हमारे को ±15% वो चेक करना है। ठीक है, उसके बाद ही हम सेकंड क्राइटेरिया पे जाएंगे। सेकंड क्राइटेरिया में क्या था कि अगर मोर देन 3 सैंपल हैं तो उसके लिए अलग केस बनेगा, 2 या 3 सैंपल है उसके लिए अलग केस बनेगा, 1 सैंपल है उसके लिए अलग केस बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जो ±15% का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए जो एवरेज है, एवरेज कितना कितना आएगा। यहाँ मैं एवरेज लिख रहा हूँ, इन तीनों का एवरेज कितना आएगा, इन तीनों का एवरेज, इन तीनों का और इन तीनों का। देखिए इसका आएगा 31.33, इसका आएगा 28 एंड इसका आएगा 30। ठीक है,
ये आएगा। अब सैंपल ए के लिए, सैंपल वन के लिए प्लस माइनस 15% की जो रेंज है वो कितनी होगी, सैंपल टू के लिए कितनी होगी, और सैंपल थ्री के लिए कितनी होगी। ठीक है, सैंपल वन के लिए आएगी हमारी 26.63 से लेके 36.02 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्राइटेरिया वन है ना। सबसे पहला क्राइटेरिया हमारे को ये चेक करना होगा, ये क्या है, -15% पे है, ये +15% पे है। जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 25 है। ठीक है, अभी क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो 25 है, हमारा जो एवरेज है, एवरेज इतना आया है। इस एवरेज का +15% और -15% क्या आ रहा है। ठीक है, ये इससे आया है, इसका 15% एक्स्ट्रा, ठीक है, और इससे 15% कम। तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक लोअर वैल्यू आएगी और एक हायर वैल्यू आएगी। लोअर वैल्यू एरी, हायर वैल्यू एरी। इसी तरीके से 28 का होगा, इसी तरीके से 30 का होगा। ठीक है, 28 का आएगा आपके पास 23.8, 32.2, इसी तरीके से 30 का आएगा 25.5 एंड 34.5। अब देखिए इसमें चेक क्या करना होता है। फर्स्ट क्राइटेरिया में ये चेक करना होता है कि हमारे जो सैंपल के जो स्पेसिमेन है, 3 स्पेसिमेन फर्स्ट में, 3 स्पेसिमेन सेकंड में, 3 स्पेसिमेन थर्ड में। ठीक है, तो इस स्पेसिमेन की वैल्यू, ये जो रेंज आ रही है, इसके बीच में ही लाई करनी चाहिए, या अपर लिमिट या लोअर लिमिट यहाँ तक होनी चाहिए। इसके बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए, इससे लोअर भी नहीं होनी चाहिए और इससे हायर भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हर एक जो हमारा स्पेसिमेन है वो इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए 33 की बात करूँ, 33 इसके बीच में है, यस है। 29 है, 32 है। ठीक है, विच मीन्स कि ये वाला जो सैंपल है वो क्राइटेरिया वन में क्या हो गया, पास हो गया सैंपल वन। ऐसे हम सैंपल टू को चेक करेंगे। सैंपल टू को जब चेक करेंगे तब हम सैंपल टू का ±15% वाली वेरिएशन को लेंगे। ठीक है, सैंपल वन के लिए सैंपल वन का लेंगे जो कि हमारी एवरेज से निकली है। ठीक है, सैंपल टू के लिए कितनी आ रही है रेंज, 23.8 से लेकर 32.2। देखिए ये 24 है यहाँ पे, 23.8 है यहाँ पे, कितना मतलब 0.2 से बच गए ना, यानी कि ये भी पास है। ठीक है, 32 और 28। हायर कितनी है, 32.2 है। यहाँ कितनी आ रही है, 32 आ रही है। यहाँ पे भी 0.2 से बच गए। ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, पास। ये भी पास है, ये भी पास। थर्ड वाले की बात करें तो कितना आ रही है इसकी लिमिट, 25.5 से लेकर 34.5 तक की। तो ये कितना है, 29, 32, यानी कि ये भी क्या है, पास। क्राइटेरिया वन तो हमने चेक कर लिया कि क्राइटेरिया वन में हमारे जो तीनों सैंपल है, तीनों सैंपल क्या है, पास है। अब बात आती है सेकंड क्राइटेरिया की। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। इसमें ऐसा आएगा तो यहाँ पे एक लिख देंगे, ऑल दी वैलिड। क्योंकि 3 सैंपल हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 सैंपल हैं यहाँ पे, तो हमारा 3 सैंपल के लिए क्या था, एक ये और एफ एवरेज ऑफ सैंपल, इन सैंपल का जो एवरेज आया है वो, और
एफ एवरेज ऑफ सिंगल सैंपल। ग्रेटर देन एफ सी के कितना है, हमें गिवन है एफ सी के कितना है M25। ठीक है, अब देखिए सैंपल का भी एवरेज लेना है हमारे को। एवरेज का एवरेज लेना है, पहले हमने यहाँ पे सैंपल का जो भी एवरेज लिया था, इस एवरेज का भी एवरेज कितना आ रहा है। ठीक है, एफ एवरेज ऑफ सैंपल क्या आएगा, कितना आ रहा होगा, कितना आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 29.77। ठीक है गाइस, हमारा आ रहा है 29.77। अब हम जो हमारा एफ एवरेज ऑफ सैंपल है, इस वैल्यू को हम इन दोनों क्राइटेरिया में देखेंगे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ये मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ। ये हमारा आ रहा है क्राइटेरिया सेकंड। सिंस थ्री सैंपल्स, इसलिए हमने ये यूज किया। ठीक है, अब क्या होगा, एफ एवरेज ऑफ सैंपल इज 29। एफ एवरेज ऑफ सैंपल यहाँ पे इस वाली वैल्यू से हमारे को कंपेयर करना है। ये किसके बराबर है हमारी 25 + 4 विच इज 29 न्यूटन पर mm²। हमारा जो एवरेज आया वो कितना आया, हेंस ओके। ठीक है, एफ एवरेज ऑफ सैंपल है वो 29 होना चाहिए एज पर डेफिनेशन, जो हमारी डेफिनेशन बोलती है वो। हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 29.7, हेंस आवर टेस्ट सैंपल इज वैलिड। ठीक है, वैलिड है। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड वाला क्राइटेरिया क्या था, एफ एवरेज ऑफ सिंगल सैंपल। इट इज ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी के -2 विच इज इक्वल टू 25 - 2 दैट इज 23 न्यूटन पर mm²। अब देखिए अगर सिंगल सैंपल की बात करें, अगर सिंगल सैंपल को देखें तो उनका एवरेज कितना आ रहा है, ये यही कहना चाहता है सिर्फ। सिंगल सैंपल का एवरेज आप देखेंगे कितना कितना है हमारा, देखिए 23 से सबका ऊपर है, 33, 31, 28 एंड 30। ठीक है, तो हमारा क्या है, इसमें भी हमारा क्लियर है, पास। ठीक है, हमारा सबका जो है, सबकी वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन दिस है। ग्रेटर देन क्या क्या है हमारी 31.33 है, 28 है, 30 न्यूटन पर। हेंस जो हमारा जो सैंपल है वो क्या है, दोनों क्राइटेरिया में पास है, यानी कि वैलिड। ठीक है, नोट कर लीजिए। गाइस ये जानना ज़रूरी है, एज अ इंजीनियर हमारे को पता होना चाहिए कि टेस्ट सैंपल हमारा वैलिड है कि नहीं है। कल को क्या होगा, कल को हमारे को साइट पे ये सारे काम कराने पड़ेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा सैंपल कब वैलिड है, कब वैलिड नहीं है। ठीक है,
ठीक है गाइस, हम फर्दर आगे मूव ऑन करते हैं। मैं रेस कर रहा हूँ इसको। गाइस अब बात करेंगे अब टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की। कंक्रीट के हम टेंजाइल स्ट्रेंथ कैसे कैसे निकालते हैं। देखिए 3 टेस्ट होते हैं बेसिकली। एक डायरेक्ट टेंजाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए, एक तो डायरेक्ट टेस्ट होता है हमारा टेंजाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए, एक होता है हमारा स्प्लिट टेंजाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, और एक होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर, जिसको हम फ्लेक्सुरल टेस्ट कहते हैं। 3 टेस्ट होते हैं जिससे हम बेसिकली हम जो कंक्रीट की है वो टेंजाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो एक एक करके एक एक टेस्ट के बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए बेसिकली होता क्या है, कंक्रीट इज concrete is but weak in tension. One tenth of its compressive strength is its tensile strength. For design purpose, we generally ignore or neglect the tensile strength of concrete, ठीक है। तो इसमें जनरली वही बात कह रहा है कि कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन, और डिज़ाइन पर्पजेस के लिए हम क्या करते हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को नेग्लेक्ट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। फाउंड आउट बाय तीन टेस्ट होते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, इरेज कर रहा हूँ मैं।
एक आता है हमारा डायरेक्ट टेंशन टेस्ट, एक आता है हमारा फ्लेक्सर टेस्ट, जिसको हम मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं। एक आता है हमारा स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट होते हैं बेसिकली। देखिए इसमें क्या होता है, डायरेक्ट टेस्ट जो होता है, डायरेक्ट टेंशन टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और टिपिकल होता है करना, क्योंकि क्या है इसमें एक्सियल स्ट्रेस लगना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, किसी भी अगर एक ऑब्जेक्ट को अगर डायरेक्ट टेंशन दोगे, डायरेक्ट टेंशन किस तरीके से दे सकते हैं, इस तरीके से खींचेंगे उसको, है ना, इस तरीके से खींचना पड़ेगा। अब इस तरीके से खींचने के लिए क्या यहाँ पे और यहाँ पे एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, अच्छा होल्ड होना चाहिए, तभी जाके ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन कंक्रीट के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आप कोई भी एक स्पेसिमेन बनाओगे, उसको इस तरीके से होल्ड करोगे दोनों साइड से, तो उसको जो ग्रिप करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो एक एक्सिस पे स्ट्रेस नहीं लग पाता है। ठीक है, यूनी एक्सियल स्ट्रेस नहीं लग पाता, जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है टेस्ट को परफॉर्म करना। ठीक है, अडॉप्ट करना। फ्लेक्सर टेस्ट में क्या होता है, फ्लेक्सर टेस्ट में स्पेसिमेन होता है। स्पेसिमेन मतलब हम 2 स्पेसिमेन लेते हैं। अगर हमारा एग्रीगेट 20 mm से बड़ा है तो एक अलग स्पेसिमेन का साइज होता है, छोटा है तो अलग होता है। उस पर हम बेसिकली लोड अप्लाई करते हैं। लोड अप्लाई करने के बाद में हमारी जो बेंडिंग इक्वेशन है, बेंडिंग इक्वेशन के टर्म में हम उसको डिफाइन करते हैं। जो सिग्मा बी की वैल्यू आती है m/i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, जो होता है वो इक्वेशन को यूज़ करके हम बेंडिंग इक्वेशन को यूज़ करके वहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू को निकालते हैं, और वो स्ट्रेस की वैल्यू हमारे को कोड में गिवन होती है। स्प्लिटिंग टेंशन टेस्ट में क्या करते हैं, स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट में हम ये करते हैं कि एक सिलेंडर लेते हैं हम कंक्रीट का, उसको हम कंप्रेसिव मशीन में रखते हैं नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से लोड लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो जब क्रैक डेवलप होता है, उस क्रैक डेवलप में हम क्या बोलते हैं, वही उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो तीनों को हम एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ में लेंगे। तो पहले डायरेक्ट टेंशन टेस्ट की बात करते हैं, उसके बाद मॉडुलस फ्लेक्सर टेस्ट की, फिर स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट की। ठीक है गाइस, प्रैक्टिकली it is very difficult to perform direct tension test since forces can never be remain axial। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लेक्सर टेस्ट की, जिसे हम मॉडुलस ऑफ रप्चर टेस्ट भी कहते हैं। बेसिकली टेस्ट जो होता है बेंडिंग टेंशन देता है हमारे को। जो टेस्ट रिजल्ट आते हैं हमारे बेंडिंग टेंशन के टर्म में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे दो टाइप के स्पेसिमेन पॉसिबल होते हैं। इफ द साइज ऑफ एग्रीगेट
ग्रेटर देन 20 mm, तब हम 150 बाय 150 बाय 700 mm का स्पेसिमेन लेते हैं। ठीक है। इफ द साइज ऑफ एग्रीगेट लेस देन 20 mm, तब जो हमारा सैंपल होता है वो 100 बाय 100 बाय 500 का होता है। ठीक है। गाइस मैं इसका ऊपर वाला जो डायरेक्ट टेंशन टेस्ट है ये इरेज कर रहा हूँ, देख लीजिए। देखो बेसिकली होता क्या है, स्पेसिमेन हमने बनाया। ठीक है। क्या होता है इस टेस्ट में, स्पेसिमेन हमने ये बनाया, स्पेसिमेन को हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारा स्पेसिमेन है, 700 इसकी ये डायमेंशन है, 150 इसकी ये डायमेंशन है और 150 इसकी ये डायमेंशन है। ठीक है। अब हमें इसको टेस्ट करना है। कैसे करेंगे, अब हमने पढ़ा था सोम में प्योर बेंडिंग का केस कब बनता था। देखिए हम इस पे इस तरीके से स्ट्रेसेस लगाएंगे, इस तरीके से लोड लगाएंगे कि जो हमारा प्योर बेंडिंग का केस बने। ठीक है। तो इस पर कैसे लगा सकते हैं हम, इसकी अगर लेंथ L है तो L थर्ड में 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं और इसके हर एक 1/3 पार्ट में हम लोड लगाते हैं। ठीक है। अब इसमें बेंडिंग आएगी, बेंडिंग किस तरीके से आएगी, देखिए प्योर बेंडिंग आएगी। इसका जो ये वाला जो पार्ट है, ये रेफरेंस मान रहा हूँ मैं, इस वाले पार्ट में तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव बेंडिंग आएगी, इस वाले में प्योर बेंडिंग आ गई, इस वाले पार्ट में नेगेटिव बेंडिंग आएगी। ठीक है गाइस, इस तरीके से कुछ ना कुछ इसका डायग्राम बनेगा बेंडिंग का। शेयर फोर्स का डायग्राम बनेगा, नॉट बेंडिंग। प्योर बेंडिंग कैसे आएगी इसमें, देखिए अगर इसको मैं अगर प्लॉट करूंगा बेंडिंग के टर्म में, शेयर फोर्स के टर्म में बेसिकली लेते हैं हम। शेयर फोर्स इसका इस तरीके से आएगा, L थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका। ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या हो रहा है, ये प्योर प्योर बेंडिंग आएगी इसमें। ठीक है। जो इसका मिडिल थर्ड का पार्ट होगा, मिडिल थर्ड पार्ट इज इन प्योर बेंडिंग। ठीक है गाइस, तो इसको इस तरीके से हम लोग कुछ लोड लगाते हैं इसमें कि हमारे को प्योर बेंडिंग देखने को मिले। अब इसमें जब हम ये मैं इरेज कर रहा हूँ नीचे, इसमें जब हम बेंडिंग इक्वेशन लगाते हैं, बेंडिंग इक्वेशन हमें पता है M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। इट इम्प्लाइज कि सिग्मा इन बेंडिंग किसके बराबर होगा, M/I इंटू वाई के। अब इस टर्म की वैल्यू कोड बताता है, कोड बोलता है कि आप इसको FCR से डिनोट कीजिए, सिग्मा बी को किससे कीजिए, FCR से, जिसकी वैल्यू बताई है कोड ने इसके बराबर।
IS 456 2000 के अकॉर्डिंग, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस। नेक्स्ट टेस्ट गाइस डिस्कस करते हैं, स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करना। स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट। अब गाइस ये क्या होता है, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट में। बेसिकली क्या है हमारे को, जैसा हमने बताया था कि डायरेक्ट टेंशन टेस्ट में हमारे को क्या होता है, डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टी किस लिए होती है, क्योंकि एक एक्सिस पे लोड नहीं लग पाता है। ऐसा ही इसमें, इस केस में क्या होता है, सेम चीज़ कही गई है कि ड्यू टू डिफिकल्टी इन अप्लाइंग डायरेक्ट टेंशन वी टेक द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट लोडिंग। जैसा हमने सेकंड वाले टेस्ट में भी किया था, मॉडुलस ऑफ रप्चर वाले में हमने डायरेक्ट टेंशन नहीं अप्लाई करी थी, हमने क्या करी, बेंडिंग स्ट्रेस अप्लाई करके तब वैल्यू निकाली थी, जो भी हमारी स्ट्रेस की वैल्यू आ रही थी, ठीक है, जो भी हमारी टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू आ रही थी। ऐसा ही इसमें भी करते हैं। इसमें डायरेक्ट क्योंकि अप्लाई करना टेंशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, तो इनडायरेक्ट मेथड से स्ट्रेस अप्लाई करके हम लोग वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली देखिए हमारा स्पेसिमेन है,
इस तरीके से एक कंक्रीट का सैंपल लेते हैं हम, कंक्रीट के सैंपल पे क्या करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी इस पे स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है कब तक, जब तक ये स्प्लिट ना हो जाए, टूट ना जाए। और इसकी जो वैल्यू है वो कोड में दी है, किस तरीके से, ये हमारा स्प्लिट। इसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन होगी, 2p अपॉन में पाई इंटू डी इंटू एल। इसको एफ सी टी से भी डिनोट किया गया है, एफ एस टी से भी डिनोट किया है, 2p अपॉन में पाई डी इंटू में एल। ठीक है, एल क्या होगी यहाँ पे, लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन हो जाएगी। इस स्पेसिमेन की लेंथ कितनी है, ठीक है, इसकी लेंथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। और जो डी हो जाएगा कैपिटल डी, इसका आउट डायमीटर हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। इसका जब एक क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो उसका पूरे का पूरा डायमीटर कितना है वो डी हो जाएगा, ठीक है। पी क्या हो जाएगा, पी जो लोड हम लगा रहे हैं वो लोड, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस। होप आपको समझ आ रहा होगा गाइस, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी रिवाइज करते रहिए साथ के साथ, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है गाइस, एक छोटा सा टॉपिक और है, वो केवल आज हम डिस्कस करेंगे, फिर कल के लिए हम रखेंगे, कल के लिए अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे अब हम जो हमारा माइल्ड स्टील का जो कर्व होता है, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वो रखेंगे। डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस पे जो भी फैक्टर्स की वैल्यू आती है लोड कॉम्बिनेशंस के लिए, वो कैसे कितनी होती है, क्या होती है, उस पर किस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं वो, उसके बाद हम एनालिसिस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, एक छोटा सा टॉपिक रहता है, compressive strength of concrete in structures, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में compressive strength कैसे निकालें या किस तरीके से निकाली जाती है। देखिए बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब क्या होती है हमारी, स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब को हम बोल देते हैं एफ सी के से, ठीक है। और वहीं अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर क्या होती है, जीरो पॉइंट एट टाइम्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ
क्यूब विच इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ FCK। जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर होती है वो 85% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर होती है। ठीक है, तो विच मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर। अब क्या हुआ कि ये 0.85 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर किसके बराबर है? 0.8 टाइम्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब के, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर किसके बराबर? 0.8 टाइम्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब के। अब किसके बराबर हो जाएगी? स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर जो होगी, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर बराबर हो जाएगी हमारी, इन जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0.67 टाइम्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं। गाइस ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर कितनी होती है। स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर होती है 0.67 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, वहीं अगर बोले कि डिजाइन के लिए क्या लेते हैं, डिजाइन के लिए हम अलग लेते हैं, अलग अलग केस में। बीम के डिजाइन के लिए हम क्या लेते हैं? 0.45 FCK। ठीक है, 0.45 FCK कैसे आता है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, जो भी एनालिसिस वाला पार्ट होगा हम उसमें उसको कवर करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना ही, हम होप अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और गाइस वैसे मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। पिछले 2 दिन में मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपका ये कोर्स जो भी RCC का कंप्लीट कराऊँ, ताकि आपको SSC पॉइंट ऑफ व्यू या किसी अदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है गाइस, होप नोट कर लीजिए आप। थैंक यू सो मच।